चैनल द जॉब बोर्ड चैंपियन। कैसे आप सब? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, घर में बैठे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज अपन बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो भी चैप्टर 1 है उसका अपन ने रिवीजन वीडियो पहले रिलीज कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए, फर्स्ट और सेकंड वीडियो का रिवीजन है वो। और अपन अब स्टार्ट आगे करने वाले कि एंटरप्रेन्योर के एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो गाइस देखिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट के बारे में। तो एंटरप्रेन्योरशिप का एनवायरनमेंट क्या होता है? वो वेरियस फोर्सेस होते हैं जिसमें एनवायरनमेंट वो होता है कि जहाँ पे जो भी उस प्रोडक्ट के जो मैन्युफैक्चरर्स है, स्मॉल मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, और वो सारे फैक्टर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो सारे कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि कोई भी एक फैक्ट्री या एक ही बंदा पूरे एनवायरनमेंट में वो नहीं ऑपरेट नहीं कर सकता। कोई भी बिजनेस आइसोलेशन में वर्क नहीं कर सकता। तो वो सारे फैक्टर्स उसको करते हैं इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट दो पे डिपेंडेंट है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब जो अपने बिजनेस के इंटरनली, और मैक्रो मतलब पेस्टल। पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। ठीक है, दो ई है इसमें, तो एक इकोनॉमिक और एक इकोलॉजिकल। माइक्रो जो एनवायरनमेंट है वो सब अपन ने क्लास 11th में पढ़ लिया था। अगर आपको नहीं याद है तो मैं फिर से याद दिला देती हूँ। माइक्रो एनवायरनमेंट में सप्लायर्स कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, इंटरमीडिएटरीज, इंटरमीडिएट्स मतलब होलसेलर, रिटेलर्स, वो सब, और जनरल पब्लिक हमें कैसे हमारे एनवायरनमेंट को, मतलब हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट करते हैं। अब अपन इसमें मैक्रो एनवायरनमेंट पढ़ने वाले हैं। तो पेस्टल वाला एनालिसिस करेंगे। पॉलिटिकल पहले क्या होता है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम लोग का हमारा जो बिजनेस है वो इन्वॉल्व है, हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज पे हम पे बहुत फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट जो जीएसटी लेके आई है, या फिर जो भी कुछ पॉलिसीज में चेंज लेके आती है, उससे हमें उसमें बहुत फर्क पड़ने वाला है हमारे बिजनेस पे। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये टैक्सेशन पॉलिसीज और ये सब आती है ना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? इंटरेस्ट और ब्याज की दर क्या चल रही है, कितनी महंगाई बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, एनर्जी मतलब जो भी हम मान लो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं अपने बिजनेस में, जब बहुत ज्यादा मशीन चलती है, बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, तो उसकी रेट्स क्या चल रही है, वो सारी इकोनॉमिक आ जाती है। ठीक है, और कॉस्ट। सोशल में क्या आता है कि सोसाइटी हमें क्या एक्सेप्ट कर रही है, हमारी पॉपुलेशन, इंडिया की क्या पॉपुलेशन है, लाइफस्टाइल कैसी लोगों की, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं लोग, और मान लो हम होटल इंडस्ट्री में, तो कितना लोग टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, और कितना इंडिया के लोग ही आपस में टूरिज्म करते हैं, या बाहर के फॉरेनर्स कितने आते हैं, वो सब आ जाएगा। टेक्नोलॉजिकल में क्या आएगा कि हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। मान लो कि हम जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें बार बार रॉ मटेरियल जाकर डालना पड़ता है, कहीं से ऑटोमेटिक वो उठा के नहीं ले आता है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो मशीन है वो वहां से एक हैंडल लगेगा और वहां से वो रॉ मटेरियल के टैंक से निकाल लेगी। तो वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गई। इकोलॉजिकल मतलब कि कितना हम लोग इन्वायरमेंट को कितना डैमेज करते हैं अपने प्रोडक्शन, अपने उससे जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज से, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है कितना हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से डिस्पोज ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, और लीगल मतलब एनवायरमेंटल लॉ, मोनोपोली, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो भी चल रहा है, उससे हम हमारा बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लिया है कि एक एयरलाइन है जो अपना प्लानिंग कर रही है कि अपने बिजनेस को कैसे एक्सपांड किया जाए अगले 5 सालों में। तो पॉलिटिकल में क्या देखेगी कि पॉलिटिकल अनरेस्ट क्या है, कि मतलब कहाँ कहाँ वो अपनी प्लेन्स उड़ा सकती है, और कहाँ जैसे पाकिस्तान में अगर प्लेन ले गई तो वहाँ टेररिस्ट तो नहीं है, उधर कहीं और ले गई जहाँ पे टेररिज्म का मतलब टेररिस्ट के अटैक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो वहाँ पे प्लेन नहीं रहेंगी। लैंडिंग राइट्स, फॉरेन कंट्रीज में हमको राइट्स लेनी पड़ती है कि हम वहाँ पे लैंड कर सके, तो हमारे पास वो लैंडिंग राइट्स आनी चाहिए। इकोनॉमिक क्या होगा कि जो एयरप्लेन तो ऐसे नहीं उड़ेगा, फ्यूल पे उड़ेगा, तो जो ऑयल प्राइसेस है, एक्सचेंज रेट्स हैं, टिकट बुक होंगी। अगर हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाने वाले हैं तो जो टिकट बुक होंगी वो इंटरनेशनल करेंसी में होंगी, डॉलर्स में, यूरोज में।
तो एक्सचेंज रेट्स क्या चल रही है, वहाँ का टैक्सेशन क्या है, वहाँ का महंगाई कैसा है, मतलब लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, सब देखना पड़ेगा। सोशल कि हमारे जो पॉपुलेशन के साइज में, हमारे फैशन के साइज में कितना चेंजेस हैं, वो भी देखना पड़ेगा। कि लोग घूमने जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, टेक्नोलॉजिकल कि मतलब इंजन की जो हमने एयरलाइंस, हमारे इंजन की एफिशिएंसी अच्छी है कि नहीं है, कि या तो हम नए प्लेन्स ही खरीदने वाले हैं, या तो हम उसी में उसी को वो सर्विस करा के अपडेट करा दें अपने प्लेन्स को ही। और दूसरा हमने जो सिस्टम लगाया अंदर वीडियोस और सबके फिल्म्स देखने के, तो वो अच्छी टेक्नोलॉजी के है कि नहीं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं कि नहीं। इकोलॉजिकल मतलब जो भी हम लोग कार्बन एमिट करते हैं जेट इंजन नॉइस से, तो इससे एयरपोर्ट जो है वो पॉश एरिया में होती है, तो फिर है ना, हमको बहुत बड़ा एरिया चाहिए जहाँ पे हम ये प्लेन में लैंड कर सके, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। और क्योंकि जो भी पुराने पहाड़ों वाले इलाके, वहाँ पे अपन को कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तो कितना एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ जाएगा। लीगल हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशन वहाँ पे जो एयर क्रू मेंबर्स हैं और जो भी कैप्टन पायलट है, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। तो ये सब हम चीजें देखते हैं, ये मैक्रो एनवायरनमेंट है। तो एक एग्जांपल के हिसाब से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल, ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस क्या आते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कौन से इफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का नाम आता है पेस्टल, याद आना चाहिए आपको। और पेस्टल मॉडल क्या है। फिर तीसरा क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप डज नॉट इमर्ज एंड ग्रो स्पॉन्टेनियसली, मतलब अचानक से आप अगले दिन उठे एंटरप्रेन्योर बन गए, आप, ऐसा नहीं हो सकता। रेदर इट इज डिपेंडेंट ऑन सेवरल वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सप्लेन। तो यही फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। अब आप पूछेंगे कि इंटरनल नहीं एक्सप्लेन कर सकते क्या, वो आपके सिलेबस में एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, अब प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज अ रोड ब्लॉक इन अ सिचुएशन। रोड ब्लॉक मतलब एक स्पीड ब्रेकर टाइप होता है कि प्रॉब्लम क्या है, समथिंग दैट सेट्स अप अ कॉन्फ्लिक्ट एंड फोर्सेस यू टू फाइंड अ सॉल्यूशन। अगर मान लो कि आपके कॉलोनी में एक रोड पे एक बहुत बड़ा पडल है, मतलब खड्डा है ना। आप बार बार आपकी जो गाड़ी है उसमें फंस जाती है, उसमें गिर जाती है, लोग गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, तो आप क्या करोगे। आपके पास मतलब कॉलोनी के लोगों के पास क्या सोल्यूशन होगा। या तो उसमें पत्थर भर दो, मिट्टी भर दो, कंकड़ी भर दो, ताकि वो लोग उसमें गिरे नहीं। तो वैसे ही जैसे रोड ब्लॉक है, वैसे ही बिजनेस में भी प्रॉब्लम होती है, उसका हमको सोल्यूशन निकालना पड़ता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, कि अब आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हम प्रॉब्लम को ढंग से आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअली हमें प्रॉब्लम क्या है। फिर आइडेंटिफाई टारगेट ग्रुप, कौन कौन से लोग उनको फेस कर रहे हैं, मतलब अब कस्टमर्स, क्या बिजनेस में तो कस्टमर्स हैं, कि कौन से एज ग्रुप के लोग वहां पे कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रही है उस चीज से। जैसे कॉलोनी में से सारे लोगों को आ रही थी, वैसे फाइंड द मार्केट एक्सेबिलिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब मैंने कंकरी डाल दिया, मिट्टी डाल दी उस जगह पे, तो क्या फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम खत्म हो गई या लोग उनको एक्सेप्ट कर लिया और फंस रहे हैं लोग, तो वो भी देखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या हेल्प करता है कि हम अगर हम प्रॉब्लम में होते हैं, तो हमें अगर एंटरप्रेन्योर को क्या करता है, एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेता है, तो उससे न्यू नए प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। दूसरा वो प्रॉब्लम्स और नीड्स के मार्केट, प्रॉब्लम और नीड्स, मार्केट की प्रॉब्लम और नीड्स को अंडरस्टैंड करता है। क्यों क्रिएटिव बनता है, तभी तो नए प्रोडक्ट डेवलप कर पाता है। इससे इन्वायरमेंट जनरेशन भी होगा, क्योंकि अब मैंने नया प्रोडक्ट डेवलप करने की सोची, तो उसके लिए मैं नई मशीन लूंगी, नई फैक्ट्री लूंगी, नई जगह लूंगी, फिर नए लोगों को काम पे रखूंगी, तो इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी और नेशनल इनकम भी बढ़ी। साथ में हम मैं टैक्स दूंगी, तो जो भी उस बिजनेस से जो भी इनकम होगी, उस पर टैक्स दूंगी, तो सरकार का भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, एन अपॉर्चुनिटी मे बी डिराइव फ्रॉम द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, कमेंट। तो ये अपॉर्चुनिटी कैसे डिराइव हो सकती है, तो ये पूरा आपको, ये जो दोनों स्लाइड्स है ना, ये आपको एक्सप्लेन करने है कि प्रॉब्लम क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और इससे प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करने से एंटरप्रेन्योर किस तरीके से हेल्प करता है, एंटरप्रेन्योर को किस तरीके से हेल्प हो जाती है, ठीक है। व्हाट इज आइडिया जनरेशन। आइडिया, अब प्रॉब्लम आ गई तो आपको आइडिया तो आपने सोचा कि अच्छा ये कॉलोनी में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको सोल्यूशन लाने के लिए बहुत सारे आइडियाज सोचेंगे। या तो मैं बजरी डाल दूं,
या तो मैं वो ग्रे कलर के पत्थर आते हैं वो डाल दूँ, या 2 ईंटें डाल दूँ उसमें और फिर ऊपर से बजरी डाल दूँ। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हम लोग निकालने की सोचते हैं। वैसे ही बिज़नेस में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं कस्टमर्स को, उसको दूर करने के लिए एंटरप्रेन्योर नए-नए सॉल्यूशंस निकालने में लग जाता है कि आइडिया जनरेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ व्हिच आर एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और फ्यूचर। मतलब या तो हमने अपना दिमाग लगा लिया कि कुछ भी कर लिया, कि बस अपने दिमाग में हमारा आइडिया, है ना? और कॉन्क्रीट मतलब थोड़ा डेवलपमेंट स्टेज पे, और विजुअल मतलब हम अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं। इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग थ्रू द आइडिया, इनोवेटिंग द कॉन्सेप्ट, डेवलपिंग द प्रोसेस एंड ब्रिंगिंग द कॉन्सेप्ट इनटू रियलिटी। मतलब सोचा हमने कि ये आइडिया है, फिर उसको लगाया, इम्प्लीमेंट किया और एक नया प्रोडक्ट निकाला और फिर मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो आइडिया जनरेशन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है? अब आइडिया फील्ड्स क्या होती हैं कि जब हम जनरेट करते हैं आइडियाज, तो हम एक हर चीज के लिए अपने दिमाग में अवेयरनेस लाते हैं कि भाई सोसाइटी को क्या प्रॉब्लम आ रही, कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही, गवर्नमेंट को हमारे बिजनेस से क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे आइडिया फील्ड्स अलग अलग जनरेट होती है। इससे एंटरप्रेन्योर का जो स्कोप होता है ना, थिंक सोचने की जो वो सीमा होती है ना, वो और बड़ी हो जाती है कि वो बहुत बड़े नजरिए से देखता है। जैसे घर में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप बोलते हैं इसका सोल्यूशन ये होगा, आप क्या अपने लेवल पे सोचते हैं, और मम्मी जो है उसी का सोल्यूशन, या पापा जो है उसी का सोल्यूशन थोड़ा अच्छा निकालते हैं, हमसे अच्छा क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो हम तो सिर्फ अपने अपने लेवल पे सोच लेते हैं, लेकिन मम्मी क्या या पापा क्या करते हैं, अपने पूरी फैमिली लेवल पे सोचते हैं। तो वो जो सोल्यूशन होता है वो बेस्ट निकलता है। तो आइडिया फील्ड से भी क्या होता है, आइडिया फील्ड से क्या होता है कि जो स्कोप होता है थिंकिंग का वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, और इससे आइडिया बहुत अच्छे जनरेट हो जाते हैं ना। आइडिया फील्ड्स के सोर्सेस क्या है? आइडिया फील्ड्स किसको बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को, एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ध्यान में रखते हैं, उसका भी देखना पड़ेगा, ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं, क्रिएटिव एफर्ट, सर्विस रिलेटेड और मार्केट रिलेटेड, ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो आइडिया निकलेगा वो सबसे बेहतर होगा, ठीक है? तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज, आइडियाज नेचुरल रिसोर्सेज की बेस से भी जनरेट हो सकते हैं कि कौन नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीजें आ जाती है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो जानवरों को पालते हैं, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सन, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है? अब देखो, लुम्बर है, लुम्बर क्या है? लुम्बर से टिम्बर बनता है। अब टिम्बर से अभी अपन बनाते तो हैं टेबल, पर हम दूसरी चीजें भी प्रोडक्ट, सॉरी, टिम्बर से भी तो पेपर बनता है ना, पेपर बनता है, लेकिन हम उसे फर्नीचर भी बना सकते हैं। और फिर हॉर्टिकल्चर, अभी हम लोग हॉर्टिकल्चर मतलब प्लांट और फ्लावर्स का कल्टीवेशन करते हैं, और पोटेंशियल यूज क्या कर सकते हैं कि अब उन फ्लावर्स से हम लोग पिकल्स या जो भी चीजें हैं, जो भी फ्रूट्स निकलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन, फ्रीजिंग ये कर सकते हैं। सिट्रस और अदर फ्रूट्स मतलब ऑरेंजेस, मौसमी जैसे जूस निकालते हैं अभी हम उसका, तब उसको प्रिजर्व करके और फिर या तो लोकल बॉटल्स में जूस निकाल के उनको सेल भी कर सकते हैं। जैसे माजा वाजा निकलते हैं जूस, ये ब्रांडेड कंपनी, हम ये अपने लोकल ब्रांड निकाल सकते हैं। मेडिसिनल हर्ब्स का क्या निकलता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती है, अब हम उससे फर्टिलाइजर्स भी बना सकते हैं और भी चीजें कर सकते हैं। क्ले से भी तो हम मिट्टी करते हैं, मिट्टी बनाते हैं, सिरेमिक्स बना सकते हैं, मतलब मूर्तियां बना सकते हैं क्ले से, और दूसरी चीजें भी कर ही सकते हैं, पॉट वॉट, पॉट तो बनती हैं, और क्ले अपनी मिट्टी में भी यूज होता है। तो पर हम दूसरे शोपीस ही बना सकते हैं। फ्लावर्स हम लोग मार्केट में बेचते हैं, और हम लोग क्या अपने जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग है, जो भी शादियां पार्टियां होती है वहां पे हम ये वाले फूल असली वाले यूज भी कर सकते हैं। वाटर रिसोर्सेस, अभी डोमेस्टिक और रिक्रिएशनल यूज होता है, इसका मतलब घर पे, और एग्रीकल्चर यूज होता है। और दूसरा है कि हम वाटर का क्या यूज कर सकते हैं, हम मशीन लगा सकते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे मशीन लगा दी, कि मशीन लगी हुई है ना कि पाइप 1 रुपए या 5 रुपए डालो तो पानी की बोतल भर के मिलेगी, तो वो सब आप वाटर प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका एक्सिस्टिंग यूज और पोटेंशियल यूज बताया है, ठीक है? अब जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो आइडिया फील्ड है, ये हमारा एक आइडिया फील्ड है। तो हम वो कैसे एंटरप्रेन्योर को हेल्प कर सकता है? एंटरप्रेन्योर्स हु लुक एट द वेज टू मेक एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस बेटर कैन बी सक्सेसफुल, ठीक है? क्योंकि वो जो भी उसका प्रोडक्ट, जो भी उसने, मैंने अभी बताया था ना आपको, पिछले पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आप जो है
सैंडल्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, ठीक है? आप सैंडल्स, स्लीपर्स, बूट्स ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अब अपने जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसमें क्या इनोवेट कर सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। देयर इज अ कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑल एंटरप्रेन्योर to improve the products and services already existing in the market। तो एंटरप्रेन्योर का क्या एफर्ट रहता है कि रोज कुछ ना कुछ ऐसा नया लेके आए अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, कि वो और ज्यादा सेल हो जाए, इसकी स्टार्ट हो जाए। कि मतलब मान लो हॉर्लिक्स पहले वनीला फ्लेवर में आता था, फिर चॉकलेट में आने लग गया, या ओरियो बिस्किट पहले वनीला फ्लेवर में आते थे, अब चॉकलेट में भी आने लग गए। तो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही उन्होंने डेवलप किया, ठीक है? फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और भी है कि क्या क्या हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। चेंजेस क्या क्या नहीं ला सकता, हम चेंजेस लाएंगे और स्किलफुली लाएंगे तो उसमें हमें क्या क्या फायदा हो जाएगा कि हम कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करने में हेल्पफुल हो जाएंगे, कि मतलब हम आराम से कॉम्पीट कर सकते हैं, हमारा सेल्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। कीप अप विद द कंपटीशन, अगर हम कंपटीशन से कैसे हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाने से कंपटीशन में कैसे हम फेस कर सकते हैं, कि बहुत सारे हमारी जो इंडस्ट्री, हमारी जो एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, और हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स का अवेयरनेस होना चाहिए। कि जैसे आप मोबाइल के लिए अवेयर रहते हैं ना, कि आप कौन कौन से लेटेस्ट, कौन सी जीबी रैम आ रहा है, कितने इंच का मोबाइल आ रहा है, कौन कौन सी गेमिंग टेक्निक है उसमें, या PS3 या PS5 का जिसको नॉलेज होगा, वो कौन कौन से गेम्स है, GTA 5 में क्या चेंजेस हैं। तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना है। एंटरप्रेन्योर को भी अपने जो एनवायरनमेंट जहाँ पे वो ऑपरेट करता है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मान लो कि आप हेयर प्रोडक्ट सप्लाई का स्टोर आपके पास होता है, कि आपके पास स्टोर है जहाँ पे हेयर प्रोडक्ट है, वहाँ सारे आपके पास मिलते हैं। तो आप वहां पे क्या, बाहर स्ट्रेटनिंग करने के लिए है ना, वो जो भी आता है ना हेयर स्ट्रेटनर, वो बेचते हैं। और जहाँ कहीं कहीं पे है ना, आपने देखा है कि वो लोग है ना फ्लैट आयरन्स आप बेचते हैं, कि वो फ्लैट करने की हेल्प करता है। कई कई लोग सिरेमिक आयरन्स भी यूज कर रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, जो भी हेयर प्रोडक्ट की जो भी दुकान है वो बेच रही हैं, क्योंकि हेयर एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि सिरेमिक आयरन्स यूज करोगे तो आपका हेयर डैमेज उससे कम होगा, और बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इससे आपको पता चल गया, अच्छा सिरेमिक आयरन्स भी कुछ होता है क्या। फिर आपने पता लगाया, फिर आपने अपनी दुकान पे रखना चालू कर दिया। तो इससे क्या हो गया, आप अप टू डेट रहे तब अपने से कॉम्पिट कर सकते हैं। इंक्रीज सेल करने में हेल्प करता है अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को चेंज करते हैं। तो मेन रीजन क्या, हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को चेंज करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा अपनी कंपनी को नई डायरेक्शन मिल जाती है, और हमारा सेल डबल हो जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, कोचिंग का बिजनेस है, आपके बहुत बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो सारे मैथ्स के बच्चे हैं। फिर आप मैथ्स के टीचर हो, सब कुछ मैथ्स में बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सब आपके पास आते हैं कि मैथ्स की कोचिंग करा लो। पर फिर फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, सोशल में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे अकाउंट्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे टीचर्स रख सकते हैं और अपने इंस्टीट्यूट को बड़ा कर सकते हैं, कि अब हम मैथ्स के साथ ये भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो इससे हमारी सेल्स भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि हमने अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में चेंजेस लेके आए। अब दूसरा है अपना मार्केट ड्रिवन आइडियाज। पहले था एग्जिस्टिंग चेंजेस, अब मार्केट ड्रिवन आइडियाज, अब मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, तो हमारे पास उससे कहाँ से आइडियाज आएगा। दिस टर्म इज कॉमनली इंटरचेंज विद मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च भी कहा जाता है, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च इज कंसर्न स्पेसिफिकली अबाउट मार्केटिंग प्रोसेस, while market research is concerned specifically with markets। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च और मार्केटिंग प्रोसेस में क्या फर्क है। मार्केटिंग रिसर्च में हम लोग सिर्फ मार्केटिंग टेक्निक सीखते हैं, और मार्केट रिसर्च में क्या, हम मार्केट्स का जो एक इकलौता मार्केट है ना वो देखते हैं। तो मार्केट रिसर्च हमको क्या हेल्प करता है, अब इसमें कंफ्यूज मत होइए कि मार्केटिंग रिसर्च और मार्केट रिसर्च में क्या फर्क है। अब समझ लीजिए कि मार्केटिंग रिसर्च जो है, मार्केट को एनालाइज करती है कि मार्केट में क्या क्या लोग चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से क्लाइंट्स, कौन कौन से कस्टमर्स क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, वो सब। तो मार्केट रिसर्च क्या हेल्प करता है, उसको एनालाइज करने से हम मार्केट के साइज, उनके कॉम्पिटिटर्स, उसकी जरूरत को पता लगा सकते हैं, ठीक है?
मार्केट रिसर्च में हमें कस्टमर्स के ओपिनियन के बारे में पता चल जाएगा कि लोग, यहाँ पे जो लोग ऑपरेट करते हैं मार्केट में, वो लोग कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और हम मार्केट रिसर्च कैसे कर सकते हैं, अपने मेथड से, कि हम लोग ग्राफ बना सकते हैं कि इतने कस्टमर्स आते हैं हमारे प्रोडक्ट खरीदने और इतने दूसरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट खरीदने आते हैं, तो वो सब। आइडिया जनरेशन इज नॉलेजेबल, क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक, इट डेवलप्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ कस्टमर, द मार्केट, द टेक्नोलॉजी एंड द जनरल एनवायरनमेंट, इन इट क्रिएट्स न्यूनेस इन द प्रोडक्ट। अगर हम मार्केट को एनालाइज करते हैं तो एक बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं हमको कि हम लोग ये मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लो आप अपने लोकल मार्केट में ही ऑपरेट करते हैं और आपको पता है कि यहाँ पे ये दुकानें या ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे वो सर्विस अवेलेबल कराने के लिए सेटअप करेंगे, और इससे क्या आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा, है ना। ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज, जब आप ट्रेड करने जाते हैं या फिर हम जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या लोकल ट्रेड, लोकल होलसेलर आप राजस्थान में ऑपरेट करते हैं, तब दिल्ली मुंबई इन सब में भी ऑपरेट करना चालू किए, तो आपको क्या, उससे भी आइडियाज मिल जाएगा कि कौन-कौन से बिज़नेस हम, क्योंकि जैसे अंबानी रिलायंस एक बिज़नेस तो नहीं करता है ना, रिलायंस मोटर्स, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस ये वो सब ऑपरेट करता है ना, तो वो हर बिज़नेस में जाता है। तो मार्केट भी एनालाइज़ करने से या ट्रेडिंग के रिलेटेड आइडिया से भी हमें पता चल जाएगा कि कौन-कौन से बिज़नेस अभी लॉन्च करने के लिए फीज़िबल है और लेस रिस्की है और जो आप कर सकते हो, ठीक है? और आप ये भी ऐसे ट्रेडिंग रिलेटेड आइडिया से हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन-कौन से हैं, कितना हम लोग उसमें घुस सकते हैं और कितनी देर हम सर्वाइव कर पाएँगे, है ना? सर्विस सेक्टर रिलेटेड आइडियाज की एंटरप्रेन्योर की अपॉर्चुनिटी सिर्फ मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो रही है आजकल, कि लोग आईटी सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस लेते हैं, ऑनलाइन सर्विस लेते हैं, कॉल सेंटर सर्विस लेते हैं। तो ये सब सारी जो सर्विसेज हैं आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा असर फूड सेक्टर को दिखता है। पहले फूड हम लोग कहाँ जाए, रेस्टोरेंट जाके खाना मंगा रहे थे, अब ज़ोमैटो जो सर्विस दे रहा है, स्विगी सर्विस दे रहा है, वो इंडियन फास्ट फूड की सर्विस दे रहा है। हमको फास्ट फूड यहाँ पे घर बैठे मिलेगा, फैमिली डिनर होता है, अब जाते हैं तो पहले आपको सिर्फ थाली मिलती थी, अब आपको सैंडविच अलग होता है, सैलेड पैलेट्स अलग होते हैं और आइसक्रीम पार्लर अलग होते हैं। कहीं-कहीं तो कॉफ़ी पीने के लिए लोग चल जाते हैं कि कॉफ़ी शॉप ये बहुत अच्छी है। पर्सनल ग्रूमिंग सैलून्स, सैलून भी लोग ऐसे-वैसे कहीं नहीं जाते, मॉल में सैलून में जाते हैं, कहीं पे आप आस-पास जैसे आप बड़े होंगे या जहाँ पे आप प्रोफेशनल बन जाएँगे, तो फिर आप क्या करेंगे? अपने को मेंटेन करके रखेंगे अपनी पर्सनैलिटी को। तो खुद को ग्रूम करने के लिए आप बहुत सारे अलग-अलग सैलून को विज़िट करेंगे ताकि कि पर्सनैलिटी मेंटेन हो, तो वो भी आइडियाज़ एंटरप्रेन्योर के पास होना चाहिए। करियर काउंसलिंग सेंटर्स आजकल लोगों को, मतलब बच्चों को पता ही नहीं होता कि 12th के बाद करना क्या है, तो वो हेल्प करता है इन सब में। स्पेशलिटी टूरिज्म, मतलब आपको 4 स्टेट्स घुमा लिया उसने इंडिया के, तो ये भी एक सर्विस सेक्टर ही है। तो आइडियाज़ आपको कहीं से भी मिल जाएँगे, ज़रूरी नहीं आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में भी जा सकते हैं, ठीक है? क्रिएटिव एफर्ट्स, क्रिएटिविटी क्या है, इम्पोर्टेंट की होती है एंटरप्रेन्योर की, क्योंकि वो अपने टैलेंट, अपनी एबिलिटी को क्रिएटिविटी के फॉर्म में प्रोडक्ट में लगाता है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी, अपने क्रिएटिव होगा तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी को आराम से हार्नेस कर पाएगा, आराम से देख पाएगा कि कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज वो डेवलप कर सकता है ना। तो क्रिएटिव एफर्ट्स की 5 तरीके हैं जिससे क्रिएटिव आइडियाज जनरेट हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप एक नया प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप कर लो। दूसरा, कि आप अपने दूसरे पहले से ऑलरेडी जो प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हैं उसी में चेंजेस लेके आओ। या तीसरा, कि एक नया तरीका देखो कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं उस प्रोडक्ट का। चौथा, देखो कि कौन सा नया मार्केट को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कि आप कहाँ और ज्यादा ये जाके ये लॉन्च कर सकते हो ये प्रोडक्ट। तो ये जो है, आप ये देखिए ये वीडियो, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो चलिए देखिए ये वीडियो। यदि आप कभी भी किसी भले काम की आलोचना नहीं झेलना चाहते तो कभी भी कुछ नया मत कीजिए। यदि आप जिद्दी नहीं हैं तो आप प्रयोगों को करते करते जल्दी ही हार मान जाएंगे। ये शब्द हैं हाल ही में बिल गेट्स को पछाड़ कर बने दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस के, जो अमेज़ॉन ई-कॉमर्स के फाउंडर और ओनर हैं। अमेज़ॉन एक ऐसा नाम है जिससे अब कोई भी अनजान नहीं रहा।
आज से लगभग 20 साल पहले लॉन्च हुई ई कॉमर्स वेबसाइट आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर कंपनी का तमगा लिए भारत में छा चुकी है। ये कहानी है जेफ बेजोस की, जो अमेज़न कंपनी के फाउंडर और ओनर हैं, जिनका जन्म 12 जुलाई 1964 को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, यूएसए में हुआ था। उनको जन्म देने वाली उनकी मां जैकलिन उस समय 17 साल की नाबालिग युवती थी और जेफ जब 3 साल के थे तब उनके पिता टेड जॉर्जेंसन जेफ और उनकी पत्नी को बेसहारा छोड़कर चले गए थे। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जब जेफ चलना भी नहीं जानते थे तब वो स्क्रू ड्राइवर को लेकर अपना पालना खोलने की कोशिश करते थे। उनकी मां जैकलिन ने मिगुएल बेजोस से शादी की और जेफ सौतेले पिता की देखरेख में पले बढ़े। जब जेफ थोड़े बड़े हुए तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बचपन में जेफ के सौतेले भाई उनके कमरे में बिना बताए ना घुसे, इसके लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिक अलार्म बनाया था। जब जेफ 4th क्लास में थे तब पहली बार उनके स्कूल में मेन फ्रेम कंप्यूटर आया था। टीचर्स को भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, तब जेफ ने अपने दोस्तों के साथ मैनुअल पढ़कर कंप्यूटर चलाना सीख लिया। उनके इसी टैलेंट की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से उन्हें सिल्वर नाइट का अवार्ड और नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस और कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद 1986 में वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क में उन्हें कंप्यूटर साइंस फील्ड में एक बड़ी नौकरी मिल गई। जेफ को किताबों से बहुत लगाव था और वो हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे। अप्रैल 1994 में एक दिन नेट सर्फिंग के दौरान उन्हें पता चला कि वेब यूज़र्स की संख्या हर साल 2300% की दर से बढ़ रही है। पलक झपकते ही उनके मन में आइडिया आया कि क्यों ना ऑनलाइन बिजनेस किया जाए। अपने आइडिया को साकार करने के लिए उन्होंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। यकीनन ये जोखिम भरा फैसला था, खास तौर पर तब जब उनकी नई नई शादी हुई थी। अब सवाल यह था कि नेट पर बेचा क्या जाए। गहरे विचार मंथन के बाद उन्हें आइडिया आया ऑनलाइन बुक सेलिंग का। उन्होंने 1994 में अपनी ऑनलाइन कंपनी की स्थापना की और 1996 में इसकी शुरुआत की। जेफ पहले इसका नाम cadbara.com रखना चाहते थे, लेकिन 3 महीने बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर amazon.com रखा। उन्होंने इसका नाम ए लेटर से इसलिए रखा ताकि इंटरनेट सर्च अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यह जल्दी आए। उन्होंने संसार की सबसे बड़ी नदी अमेज़न का नाम इसलिए चुना क्योंकि वह दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन बुक सेलिंग कंपनी बनाना चाहते थे। उनकी वेबसाइट ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में यह डीवीडी, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सामान बेचने लगी। जेफ ने अपनी कंपनी की शुरुआत अपने घर के गराज से शुरू की थी, जहां सिर्फ 3 कंप्यूटर और कर्मचारी थे। ऑनलाइन बिक्री का सॉफ्टवेयर खुद जेफ ने बनाया था और $3 लाख की शुरुआती इन्वेस्टमेंट उनके माता पिता ने लगाई थी। कंपनी की स्थापना के वक्त जेफ के पिता ने उनसे यह सवाल पूछा था कि इंटरनेट क्या होता है। तब उनकी मां ने जवाब दिया, हम इंटरनेट पर दांव नहीं लगा रहे हैं, हम तो अपने बेटे जेफ पर दांव लगा रहे हैं। माता पिता का यह विश्वास 100% सही साबित हुआ और अमेज़न की 6% शेयर के मालिक होने के कारण सन 2000 में माता पिता अरबपति बन गए। 16 जुलाई 1995 को जेफ ने अपनी वेबसाइट पर पुस्तकें बेचना शुरू किया। पहले ही महीने में अमेज़न ने अमेरिका के 50 राज्यों और 45 अन्य देशों में पुस्तकें बेच डाली। लेकिन यह काम आसान नहीं था। ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर पुस्तकों को पैक करना पड़ता था और पार्सल देने के लिए खुद जेफ को भी जाना पड़ता था। पुस्तकों की पैकिंग करते समय एक दिन जेफ ने अपने साथियों से पूछा, तुम्हें पता है इस काम को आसान बनाने के लिए और क्या करना चाहिए? तब साथी ने जवाब दिया, हाँ, हमें घुटनों के नीचे तकिया रख लेना चाहिए। तब जेफ हंस पड़े और अगले ही दिन उन्होंने कुछ टेबलें खरीदी ताकि उन पर किताबों की पैकिंग की जा सके। जेफ की मेहनत रंग लाई और सितंबर तक हर हफ्ते $20,000 की बिक्री होने लगी। 2007 तक amazon.com ऑनलाइन बिक्री का जाना माना ब्रांड बन चुकी थी। लेकिन कंपनी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2007 में Amazon किंडल बुक ई रीडर बाजार में उतरा, जिसके माध्यम से
पुस्तकों को तुरंत डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है। नवंबर 2007 में किंडल मार्केट में उतरने के 6 घंटे के अंदर ही किंडल का सारा स्टॉक बिक गया और अगले 5 महीने तक आउट ऑफ स्टॉक रहा। किंडल रीडर की बदौलत अमेज़ॉन ने अमेरिका के 95% ई बुक कॉमर्स पर कब्जा कर लिया। किंडल अमेज़ॉन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ क्योंकि इससे पुस्तकों की शॉपिंग की झंझट नहीं थी और खर्चा भी बचा और स्थायी ग्राहक भी बन गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 कर्मचारियों से शुरू हुई कंपनी में आज लगभग 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं और जेफ बेजोस आज बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। आइए जानते हैं जेफ के जीवन के मूल मंत्र जिन पर चलकर वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। जेफ बेजोस कहते हैं, यदि आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचें तो जीवन संबंधी अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं जिन पर आपको बाद में अफसोस नहीं होगा। जेफ ने हमेशा लॉन्ग टर्म फ्यूचर और मिनिमम पश्चाताप की नीति पर बिजनेस का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा था कि 60 साल की उम्र में नौकरी छोड़ने का अफसोस तो नहीं होगा, लेकिन वो यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि कोशिश ना करने का अफसोस उन्हें हमेशा रहेगा। इसलिए उन्होंने कोशिश की और सफलता के शिखर तक पहुंच गए। नया काम सफल होने का सबसे आसान तरीका है। जेफ की सफलता का मूल मंत्र भी यही है कि उन्होंने पुस्तकों की ऑनलाइन सेलिंग का काम शुरू किया। अपनी वेबसाइट amazon.com पर उन्होंने कई नई विशेषताएं जोड़ी जैसे 1 क्लिक शॉपिंग, कस्टमर रिव्यू, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन आदि। जेफ ने जब अमेज़ॉन शुरू किया था तब उनके पास मार्केटिंग का बजट नहीं था, इसलिए एडवर्टाइजमेंट देने का कोई सवाल ही नहीं था। बाद में उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा एडवर्टाइजमेंट यही है कि कस्टमर्स अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के सामने अमेज़ॉन की तारीफ करें। जेफ कस्टमर्स को एक बेहतरीन अनुभव देते थे। जेफ ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इतना बेहतर बनाया कि कस्टमर्स खुद उनकी तारीफ और प्रचार करने लगे। दोस्तों, यह थी जेफ बेजोस और amazon.com की सफलता की इंस्पायरिंग जर्नी जो हमेशा एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरित करती रहेगी। वीडियो इसमें से क्वेश्चंस क्या बनते हैं? दीज आर कन्वीनियंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ आइडियाज, आइडेंटिफाई देन एक्सप्लेन एनी थ्री ब्रीफली। तो जनरेट कहाँ से हो सकते हैं आइडियाज? एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, सर्विस सेक्टर से, ट्रेड रिलेटेड सेक्टर से, और नए प्रोडक्ट से, इन्वायरमेंट स्कैनिंग से। ये सब जब अपने आइडिया फील्ड्स पढ़े वही होगा। आई एक्सप्लेन इन डिटेल आइडिया फील्ड्स। ठीक है, तो ये सारे होगा, ये दो क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से। अब प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए। बाय, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। टाटा।